हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का, जो कि पहले एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी थी शाहजहाँपुर के हिसाब से। ठीक है, शाहजहाँपुर में जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं तो उनमें जो है एमजेपीआरयू थी बरेली। ठीक है, तो अब वो बदल करके स्वामी सुखदेवानंद हो गई है। ठीक है, एसएस कॉलेज हो गया है। तो इसमें जो है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो सभी टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं में भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है, पॉइंट आ जाता है इसमें हमारा कि सीड एंड सोविंग, बीज चयन और बुवाई, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सीड अर्थात बीज, सोविंग का मतलब है बोना। बीज और बुवाई से संबंधित इसमें क्वेश्चंस हैं, या चयन से भी कह सकते हैं। ठीक है, सीड का चयन करने। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि बीज क्या है। ठीक है, सीड क्या है? तो सीड क्या है? एक लैंगिक अथवा वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री है। क्या है? लैंगिक अथवा वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित रोपण सामग्री है जो बुवाई और रोपण के लिए उपयोग की जाती है। एक जिसमें देखो, बुवाई वो हो गया है जिसे हम लोग गेहूं की बुवाई करते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा, ये या हम बौछारी विधि से, ठीक है, जिसे खाद को हम लोग फेंकते हैं उस प्रकार से बुवाई करते हैं, या मशीनों के द्वारा हम बुवाई करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बुवाई। रोपण उसका होता है जैसे धान समझ लीजिए। ठीक है, धान को पहले तो हम उसको अंकुरित करते हैं, फिर उसके बाद उसकी नर्सरी करते हैं। नर्सरी के बाद उसको हम फील्ड में ले जा करके उसका रोपण करते हैं। ठीक है, उसको फिर लगाया जाता है। ठीक है, चाहे तो जैसे आप लिप्टिस समझ लीजिए या धान समझ लीजिए, या ऐसे कई पेड़ पौधे आ जाते हैं जिनको जो है रोपित किया जाता है। ठीक है, जिन पौधों को लगाया जाता है उसको कहते हैं रोपण। ठीक, और बुवाई वो होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ बीजों को बो दिया जाता है या खेतों में फेंक दिया जाता है, उसको ही बुवाई कहा जाता है। फिर आता है एवं जिसमें कीट व्याधियों का कोई भी संक्रमण नहीं होता है, जिसमें कोई भी कीट व्याधियों का संक्रमण नहीं होता है, तथा जिसे सही बोने पर अच्छी पौधे संख्या प्राप्त होती है, जिसको बोने से अच्छी पौध संख्या जो है प्राप्त होती है। और यह क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। फिर आता है अंकुरण। जर्मिनेशन क्या है? तो जर्मिनेशन क्या होता है कि एक बीज भ्रूण से जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधा देने में सक्षम हो, एक सामान्य पौधा, ठीक है, एक साधारण पौधा देने में सक्षम हो, तथा नन्हे पौधों का बाहर निकलना एवं विकसित होना ही क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। ठीक है, आप जैसे चना है, ठीक है, तो चने को आप ले आइए और उसको 2 दिन भिगोइए, तो उसमें क्या होगा? अंकुरण शुरू हो जाता है। ये धान में जब आप धान की नर्सरी करने के लिए धानों को निकालते हैं, तो उससे पहले धानों को जो है टब या बाल्टी में भर करके रख दिया जाता है, जिससे वो जो है धान अंकुरित होते हैं, उनमें जो है जर्मिनेशन होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने धान के बारे में बताया है, ठीक है, या चने के बारे में बताया है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं इसको याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और ना तो बीज के बारे में ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है, थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है बीज का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। बीज का महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है
कि बीज अपनी जाति के रक्षक एवं संवर्धक हैं। क्या है? रक्षक और संवर्धक हैं। रक्षक का मतलब होता है उनकी सुरक्षा करना, संवर्धक का मतलब है उनके सुधारक हैं। और फिर आता है दूसरा पॉइंट हमारा, यदि बीज शुद्ध नहीं है एवं उसमें अन्य फसल मिश्रित हैं तो उत्पादन का मूल्य कम हो जाता है। क्या कहा गया है? यदि बीज शुद्ध नहीं है, उसमें अन्य बीज शामिल हो गए हैं, ठीक है, अन्य बीज हम कह सकते हैं घास वाले बीज हो गए या दूसरी फसल के बीज शामिल हो गए हैं, तो उसी को कहते हैं जो शुद्ध बीज नहीं रह जाते हैं। शुद्ध बीज उसको कहा जाता है जो साफ सुथरे बीज हों या जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के बीज हों, शुद्ध बीज कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध सीड कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि उसमें अन्य फसल मिश्रित है तो उत्पादन का मूल्य कम हो जाता है। जैसे अब धान में गेहूँ उगाया है तो उसकी जो धान का जो उत्पादन है वो तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कि बीज ही एक ऐसा कारक है जो अच्छे उत्पादन के लिए किसान का सबसे अधिक ध्यान चाहता है। ठीक है, बीज ही एक ऐसा है जो कि अच्छे उत्पादन के लिए, आपको अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए जो है सबसे अधिक ध्यान किस में देना चाहिए? बीज में देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अच्छे बीज के गुण। अच्छे बीज के गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो अच्छे बीज के गुण कौन कौन से होने चाहिए? एक अच्छे और गुणवत्ता वाले बीज में निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो आ जाता है बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, बीज की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता से संबंधित है कि बीज दूसरे फसलों की बजाय दूसरे फसलों की बीजों अथवा खरपतवारों के बीजों से मुक्त होना चाहिए। उसमें जो है किसी भी प्रकार की खरपतवार नहीं होनी चाहिए और उसमें जो है किसी भी प्रकार के अन्य बीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? भौतिक शुद्धता कहते हैं, जैसा कि अभी हमने समझाया भी था आपको। फिर अगला पॉइंट आता है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज में कंकड़, पत्थर, फसल अवशेष, मिट्टी या धूल शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले बीज में जो है कंकड़, पत्थर, फसल अवशेष, ठीक है, फसल के जो अवशेष रह जाते हैं टूट करके, जो उसी में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि यदि हम धान कटाने जाते हैं तो उसमें कई ऐसे अवशेष होते हैं धान के जो कि उसमें जो है हमारे धान में जो है शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें धान होने चाहिए, ना तो उसमें मिट्टी हो ना ही धूल हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? बीज की भौतिक शुद्धता कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि बीज का आनुवंशिक एवं विजातीय शुद्धता। तो यह क्या होती है कि बीज की आनुवंशिक एवं जातीय शुद्धता। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि बीज बिल्कुल अपनी जाति के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, अपनी जाति के अनुरूप होना चाहिए। यदि एक ही फसल के दो किस्मों के बीज आपस में मिले हुए हैं तो बुवाई का समय, पकने का समय, उनके खाद, उर्वरक एवं पानी की आवश्यकता, व्याधियों के प्रति प्रतिरोधकता सब अलग अलग हो जाती हैं और उत्पादन में कमी आती है। ठीक है, तो जैसे आप इसमें जो बताया गया है इससे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मक्के में आता है एक पायनियर। ठीक है, जो पायनियर होता है मक्का सीड्स, ठीक है, माइज, तो वो जो है बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही उग जाता है। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 3 महीनों में लगभग हो जाता है। ठीक है, 3 महीनों में कटाई योग्य हो जाता है। और जो अन्य सीड आते हैं तो उनमें जो है 3 महीनों से अधिक हो जाता है समय। तो यदि वो वाले सीड और ये पायनियर सीड मिक्स हो जाएंगे तो उसमें जो है अलग हिसाब से उसकी देखरेख की जाती है और इसकी जो है अलग हिसाब से देखरेख की जाती है। सबका जो है अपना अपना हिसाब है। जिसे आप जो है मानव है, ठीक है, मानव में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। किसी को जो है शाम के समय में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को तो किताबें आँख से हटनी नहीं चाहिए, ये चीज़ है। कुछ लोग तो मोबाइलें देखते रहते हैं। तो ये चीज़ है कि
बीज जो है कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनकी आवश्यकताएं अपने अपने प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि हम मानवों में होता है, ठीक है। हर व्यक्ति एक ही प्रकार का नहीं होता है, सभी में अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। एक ही फसल के दो किस्मों के बीज आपस में नहीं मिले होने चाहिए, ये तो बता दिया है, आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको इनमें से कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में ही या आपके लिए नया वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो है बुवाई का समय हो सकता है, जैसे एक को फरवरी मार्च में बोया है या जनवरी में बोया है, जिस भी समय में इसकी बुवाई होती है, ठीक है, उस समय में बोया गया है। तो कुछ में ऐसा होता है ज़्यादा समय लग जाता है, ये जैसा कि अभी बताया था हमने, कुछ में ज़्यादा समय लग जाता है, कुछ जल्दी हो जाते, तो उसमें समय का भी अंतर हो जाता है, ठीक है, बुवाई का समय और पकने का समय, ठीक है। जैसे कि बुवाई के समय में अंतर हो जाता है, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनमें जो है देर से पकना होता है, ठीक है। बुवाई जो है साथ में हुई है लेकिन वो पकेंगे देर से, या बुवाई उसकी पहले हो गई है तो वो साथ में पक सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर इसमें अंतर रह जाएगा तो उसमें दिक्कतें होंगी। बुवाई का समय, जैसे अब आप अपने खेत में बुवाई कर रहे हैं मक्के की, तो ऐसा हो जाएगा कि जब आप बुवाई कर रहे हैं तो एक साथ में ही बुवाई करेंगे। ये नहीं कि अभी 2 लाइनें अभी बो दी हैं, 2 लाइनें 2 हफ्ते बाद बो दी हैं, फिर 4 हफ्ते बाद, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। छोड़ के नहीं होगा समय, ठीक है। समय का भी ध्यान रखा जाता है, एक ही समय में फसल की एक खेत में जो है बुवाई की जाती है, ठीक है। समय को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है, यदि समय को वो आगे बढ़ाएंगे तो आगे चल के वो आगे समय और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है और फिर आगे चल कर के समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो पकने का समय भी इसमें आप समझ सकते हैं, जैसा कि अभी बताया हमने कि पकने के समय में यदि बुवाई आगे पीछे हुई है, ठीक है, तो उसमें पकने के समय में भी अंतर हो सकता है, ठीक है। और साथ में हुई है तब भी बुवाई कटाई में जो है अंतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है उनके खाद, उर्वरक एवं पानी की आवश्यकता। तो सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। किसी में 4 पानी लगते हैं, किसी में हमेशा पानी ही चाहिए, किसी में 10 पानी लगते हैं। तो ये चीज़ होती है, किसी में किसी टाइम पे खाद चाहिए, किसी को किसी टाइम पे खाद चाहिए। जैसे कि हम लोग हैं, किसी को दिन में 4 टाइम पर खाना चाहिए, किसी को 2 ही टाइम मिल जाए, सुबह शाम, ठीक है। कोई तो सिर्फ दोपहर में खाते हैं, ना सुबह खाते हैं ना शाम को खाते हैं। तो ये चीज़ें सबका अपना अपना हिसाब है, ठीक है। तो बाकी तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं। फिर आता है बीज के रंग। बीज के रंग रूप आकार में समानता। बीज के रंग रूप और आकार में समानता, तो ये क्या है? बीजों के रंग रूप आकार में समानता होनी चाहिए, एक जैसे ही बीज होने चाहिए। ये नहीं है कि जैसे अब धान या गेहूं से ही समझ लेते हैं कि यदि बीज जो है एक आकार के हैं तो जैसे बीज हैं वैसे ही आगे चल कर के वो हमें उत्पादन देंगे, ठीक है। यदि ज़्यादा पतला बीज है तो उसी हिसाब से वो जो है, और ये भी हो सकता है कि मोटे और पतले गेहूं धान में अंतर भी हो जाता है, कि वो हो सकता है दूसरी किस्म का धान गेहूं हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, तो उसमें जो है असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो समान होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पौधे छोटे बीजों से निकलते हैं वे कमज़ोर एवं उनका विकास अच्छे से नहीं होता है। जो कमज़ोर जैसे अभी हमने बताया है, दुबला पतला एक गेहूं का बीज है, ठीक है। दुबला पतला एक गेहूं का बीज है, तो इसमें क्या होगा कि ये कमज़ोर बीज होगा, और जो एक मोटा ताज़ा बीज होगा, ठीक है, एक मोटा ताज़ा बीज होगा, तो इसमें जो है समानताएं होंगी। ये बढ़िया बीज है, खाते पीते घर का है, ठीक है, ये समझ सकते हैं। फिर अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। चलो, इसको थोड़ा रह गया, वे कमज़ोर एवं उनका विकास अच्छे से नहीं होता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें, एक जैसे ही बीज हों, ज़्यादा दुबले पतले ना हो, या जैसे मोटे ताज़े हों तो एक जैसे ही हों, ठीक है, उसकी किस्म के अनुसार होने चाहिए। फिर आता है बीज में नमी की उपयुक्त मात्रा।
बीज में जो है नमी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। यदि बीज में नमी की उपयुक्त मात्रा नहीं होती है तो जर्मिनेशन में वो अधिक समय ले लेता है, कभी कभी तो जो है उसमें जर्मिनेशन होता ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रहे। बीजों में उपस्थित नमी की मात्रा एवं अंकुरण का सीधा संबंध होता है। यदि बीज ज़्यादा सूखे हैं तो बीज का भ्रूण मर भी सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि बीज में नमी की मात्रा अधिक है, देखो यहाँ पे बताया है कि भ्रूण मर भी सकता है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो मर जाएगा या तो रह जाएगा। और जो बचेगा कम नमी में, ठीक है, तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको जमने में ज़्यादा समय लग जाएगा। और कुछ तो जो जिनका भ्रूण जो है मर जाएगा तो वो जमेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ हो जाती है। यदि खाद में यदि बीज में नमी की मात्रा अधिक है तो उसमें भिन्न प्रकार के कवक का भी संक्रमण हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कवक लग जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए एवं इस प्रकार की बीज अंकुरण क्षमता समाप्त हो सकती है। इस प्रकार की जो है बीजों की जो है अंकुरण क्षमता समाप्त हो सकती है, ठीक है, अंकुरित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इनकी जीवन क्षमता जो है, इनका जीवन कम रह जाएगा। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि बीज परिपक्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बीज परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि पुरुष होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नई पीढ़ी के लिए पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, ना कि बच्चे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। और फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि बीज परिपक्वता में क्या आता है कि बीज की अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए फसल के दाने कड़े होने के बाद काटना चाहिए। बीज के जो है बीज की अच्छी गुणवत्ता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दाने को जो है कड़े होने के बाद काटना चाहिए। कड़े होने का मतलब ये है कि जब दाना जो है कमज़ोर रह जाएगा तो वो अंदर से उसमें जो है नमी की मात्रा अधिक होगी। नमी की मात्रा अधिक होगी तो वो अंदर से हो सकता है सड़ने भी लगे या सूख करके वो बहुत ही बेकार तरीके का हो जाएगा। तो इसलिए जो है उस पर ध्यान देना चाहिए कि फसल जो है अच्छे से मतलब सही समय पर उसको काटना चाहिए, ना कि ज़्यादा पहले काटना चाहिए, ना ही ज़्यादा बाद में काटना चाहिए। ज़्यादा बाद में भी उसमें नुकसान होता है, ठीक है। फिर आता है उसमें जो ज़्यादा बाद में जो कटेगा, जो फसल कटेगी, ठीक है, तो उसमें जो है नुकसान इस प्रकार से होता है कि फसल गिर जाएगी, तो उसमें जो है उत्पादन कम होता है। सीधी बात में उत्पादन कम होता है। यदि बिना परिपक्व हुए बीजों को बोया जाएगा तो पौधे कमज़ोर होंगे। कैसे होंगे? पौधे कमज़ोर होंगे, ठीक है। और भिन्न जैविक एवं अजैविक प्रभावों के आक्रमण के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होंगे। तो इसमें क्या बताया है कि जो बीज जो है जल्दी काट लिए जाते हैं, जिस फसल को जल्दी काट लिया जाता है वो क्या होता है कि वो उसमें जो उत्पादन हमको मिलता है, जो बीज हमको मिलता है, तो वो कैसा होता है? कमज़ोर रह जाता है, ठीक है। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि जो छोटे बच्चे जो हैं कम दिनों में होते हैं, ठीक है, जैसे 9 महीने का पीरियड ये होता है गर्भकाल का, तो उसमें जो है कुछ बच्चे जो है 7-8 महीनों में जो है हो जाते हैं। जो कम समय में होते हैं बच्चे, तो उनको देखा होगा कि अलग से मशीनों में रखा जाता है, उनका पोषण उसमें किया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है, तो वो जो है कमज़ोर रह जाते हैं। और कई ऐसे हो जाते हैं जो पोषण के रोगी भी हो जाते हैं, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि वो उन्हें वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या आता है कि विभिन्न जैविक और अजैविक प्रभावों के संक्रमण के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जैविक और अजैविक प्रकार के जो है संक्रमणों से वो नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर अगला पॉइंट आता है चौथा कि बीज में अच्छी अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। बीज अच्छा होना चाहिए जिसमें अच्छी अंकुरण क्षमता हो, ठीक है, जल्दी वो अंकुरित हों सही समय से। फिर आता है अगला पॉइंट कि बीज रोग रहित होना चाहिए। बीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रोग उसमें लगे हुए हों, ठीक है, रोग उसमें जो है शुरुआत से ही लगे हों, जैसे फंगस हो गया, ठीक है, तो ये रोग होने नहीं चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि बीज
सुषुप्त नहीं होना चाहिए, सुषुप्त नहीं होना चाहिए। सुषुप्त का मतलब ये हो गया है कि बीज सुस्ती में नहीं होना चाहिए कि देर से वो जर्मिनेशन कर रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सुषुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए, समय से उसको जर्मिनेशन करना चाहिए। तो ऐसे बीजों का ध्यान रखना है। फिर आता है बीज के प्रकार। तो बीजों के प्रकार बीजों के स्वभाव एवं उनके उत्पादन में अपनाई जाने वाली सावधानियों के आधार पर बीजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? एक तो हो गया है नाभिकीय बीज, न्यूक्लियस सीड। नाभिकीय बीज कौन से होते हैं? पादप प्रजनक द्वारा जब मूल बीज पहली बार विकसित किया जाता है तो जिसमें 100% आनुवंशिक व भौतिक शुद्धता होती है तथा प्रजनक इसे पैतृक संग्रह बीज के रूप में बीज प्रगुण के लिए प्रयोग करता है, उसे नाभिकीय बीज कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि प्रजनक बीज। प्रजनक बीज किसे कहा जाता है? ब्रीडर्स सीड। जो बीज नाभिकीय बीज से प्रजनक की देख रेख में पैदा किए जाते हैं उन्हें प्रजनक बीज कहते हैं। ये बीज उच्च आनुवंशिक मान वाले होते हैं जिनकी मात्रा कम होती है एवं बहुधा महंगे भी होते हैं, बहुधा जो है महंगे भी होते हैं। इन बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, उपज क्षमता, कीट व्याधियों के प्रति स्वभाव एवं अनुकूलता आदि के लिए बीजों को देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न स्तर के परीक्षण में प्रयोग हेतु भेजा जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है आधारीय बीज। आधार बीज किसे कहा जाता है? फाउंडेशन सीड। तो आधार बीज क्या होता है? प्रजनक बीज से उत्पादित बीज को आधार बीज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रजनक बीज से उत्पादित बीज को आधार बीज कहा जाता है। ये लाइनें आपको शुरू की जो है याद होनी चाहिए, कम से कम इतना याद होना चाहिए। इस बीज में विशेष मानकों के अनुसार आनुवंशिक गुण और शुद्धता सदैव बनी रहती है। आनुवंशिक गुण और इसमें शुद्धता सदैव बनी रहती है। ये बीज सदैव किसी संस्था विशेष जैसे राष्ट्रीय बीज परियोजना, राज्य बीज निगम या राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि प्रमाणित बीज किसे कहा जाता है? सर्टिफाइड बीज किसे कहा जाता है? ये बीज आधार बीज से प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में जो है पैदा किए जाते हैं। ठीक है, ये बीज जो है प्रमाणीकरण संस्था की जो है देख रेख में पैदा किए जाते हैं, जिन्हें किसानों को व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए वितरित किया जाता है। ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम NSC या राज्य कृषि विश्वविद्यालय या उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत किसानों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो आप लोगों को यदि ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह देना। ठीक है, तो इनको जब हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे ये मेथड्स ऑफ सीड सोविंग की, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और अभी जो है साथियों मोबाइल में जो है